हेलो दोस्तों, लीगेसी लर्नर्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ कक्षा 11वीं के इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के एनसीईआरटी के हर अवधारणा को बहुत आसान और रोचक तरीके से समझाने आए हैं। लीगेसी लर्नर्स में हम आपको साधारण हिंदी में अध्याय समझाएंगे ताकि हर विद्यार्थी, चाहे वह नौसिखिया हो या औसत, आसानी से इन अध्यायों को समझ सके। आज का विषय है विश्व इतिहास पुस्तक का अध्याय 7, जिसका नाम है सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव। इस अध्याय में हम यूरोप के उस समय को देखेंगे जो सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के लिए जाना जाता है और यह कैसे आगे चलकर पुनर्जनन का कारण बना। चलिए शुरू करते हैं और कदम दर कदम इस अध्याय के हर विषय को समझते हैं। परिचय। यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी तक का समय वह दौर दिखाता है जो सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के लिए जाना गया। यह समय पुनर्जनन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दौरान लोगों में नए विचारों और सोच के प्रति जागरूकता आई। पुनर्जनन का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, यानी पुराने ज्ञान और सोच को नए तरीके से और नए संदर्भ में सराहना और उन्हें समाज में वापस लाना। पहले के समय में धार्मिक विश्वास समाज के केंद्र में थे, लेकिन अब लोगों का ध्यान मानव की व्यक्तिगत क्षमताओं और उपलब्धियों पर केंद्रित होने लगा। इस समय में रचनात्मकता और ज्ञान के नए स्रोत और आयाम खोजे गए, जिसमें साहित्य, कला और विज्ञान का एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। पहले धर्म और चर्च लोगों के विश्वास और सोच पर पूरी तरह नियंत्रण रखते थे, लेकिन अब लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी क्षमताओं को समझने और खोजने लगे। यह दौर रचनात्मकता और ज्ञान का एक विस्फोट था, जिसमें नए विचारों और खोजों को सराहा गया। इतालवी शहरों का पुनरुत्थान। इटली के कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए और इनका नई बौद्धिक प्रगति में भी योगदान रहा। 14वीं सदी के दौरान इटली के ये शहर आर्थिक और बौद्धिक केंद्र बन गए, क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास थे, जो यूरोप और मध्य पूर्व के व्यापार का मुख्य मार्ग था। इस कारण इटली के ये शहर धन और ज्ञान के बड़े केंद्र बन गए। धनी परिवारों और व्यापारियों ने अपने धन और संसाधनों को कला और शिक्षा में निवेश किया, जो सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का मुख्य कारण बना। इस पुनरुत्थान से एक नया मध्यम वर्ग उभरा, जो अपने विचारों और ज्ञान के माध्यम से समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाना चाहता था। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के कारण एक नया मध्यम वर्ग विकसित हुआ, जो अपनी समाज में धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। यह मध्यम वर्ग चाहता था कि वे अपनी सोच और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें और चर्च के प्रभुत्व के बिना अपने तरीके से जीवन जी सकें। इस तरह यह नया मध्यम वर्ग बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के लिए आधार तैयार कर रहा था। नगर राज्य। इतालवी प्रायद्वीप के ये शहर स्वतंत्र नगर राज्यों में बदल गए, जो अपने कानून और संस्कृति में स्वतंत्र थे। इटली में जो शहर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस थे, उनका अपना शासन तंत्र था, जिसे नगर राज्य कहा जाता है। ये नगर राज्य यानी प्रत्येक शहर एक स्वतंत्र इकाई था, जो स्वयं को शासित करता था और इसका अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक तंत्र था। प्रत्येक नगर राज्य का अपना अनूठा चरित्र था, जो उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों के अनुसार बना था। जैसे वेनिस अपनी समुद्री और व्यापारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और फ्लोरेंस अपने विद्वानों और कलाकारों के लिए। वेनिस समुद्री व्यापार और शक्ति में मजबूत था और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय समुद्र आधारित व्यापार और व्यवसाय था। फ्लोरेंस एक सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ के धनी परिवारों जैसे मेडिसी परिवार ने कला और ज्ञान में निवेश किया और बहुत सारे विद्वानों और कलाकारों को समर्थन दिया। इन नगर राज्यों ने पुनर्जनन विचारों को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और ये विचार धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गए। 14वीं और 15वीं सदी। 14वीं और 15वीं सदी के दौरान कला और साहित्य में नए विचार आए, जो पुराने
यूनानी और रोमन विचारों को पुनर्जनन कर रहे थे। इस दौर में यूरोपीय लोगों ने पुराने यूनानी और रोमन विचारों को फिर से सराहना शुरू किया। इन शास्त्रीय विचारों को नई सोच और नए दृष्टिकोणों के साथ फिर से खोजा गया। ये विचार साहित्य और कला में यथार्थवादी चित्रण के रूप में दिखाई देने लगे। इस समय को पुनर्जनन के रूप में देखा गया, जो एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म के साथ साथ समाज के हर पहलू में बदलाव लाने लगा। पुनर्जनन एक ऐसा दौर था जिसमें नए विचारों और सोच का पुनर्जन्म हुआ, और यह पुनर्जन्म शास्त्रीय विचारों और ज्ञान का था जो प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं में पाया जाता था। लोगों ने पुराने विचारों को नए दृष्टिकोणों के साथ समझने की कोशिश की और उन्हें अपनी कला और साहित्य में शामिल किया। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। इस दौर में विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, जहां बौद्धिक बहस और विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होने लगा। पुनर्जनन काल के दौरान यूरोप में विश्वविद्यालयों का विकास होने लगा और ये विश्वविद्यालय विद्वानों के लिए चर्चा और ज्ञान आदान प्रदान का केंद्र बन गए। विद्वान अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से चर्चा और आदान प्रदान करने लगे और इससे नए बौद्धिक और सामाजिक चर्चाएं विकसित हुईं। इसी दौरान एक नई विचारधारा विकसित हुई जिसे मानवतावाद कहा गया। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा थी जो मानव और उनके अनुभवों को केंद्रीय स्थान देती थी। मानवतावाद का विचार था कि मानव का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उसके अनुभव और उपलब्धियां भी महत्व रखती हैं। मानवतावाद ने तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया और धार्मिक विश्वासों से परे मानव क्षमताओं और उपलब्धियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यह दर्शन मानव के बौद्धिक और रचनात्मक सामर्थ्य पर भरोसा करता था। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी विद्वानों ने इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं को पुनर्जनन करना चाहा। मानवतावादी विद्वान चाहते थे कि इतिहास को नए तरीके से समझा जाए और प्राचीन सभ्यताओं जैसे यूनानी और रोमन संस्कृतियों के आदर्शों और ज्ञान को फिर से समाज में शामिल किया जाए। मानवतावादियों ने इतिहास को इस तरह देखा कि समाज और मानव की यात्रा और उनकी उपलब्धियों का एक दस्तावेजीकरण है, और उनका दृष्टिकोण था कि इतिहास को समझकर मानव समाज को और बेहतर बना सकता है। पेट्रार्क जैसे मानवतावादी विचारकों ने ऐतिहासिक लेखों और दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन शुरू किया। मानवतावादी विचारक जैसे पेट्रार्क ने प्राचीन लेखों और दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन किया और उनके माध्यम से नए विचार और ज्ञान सीखा। उनका ध्यान इतिहास को सटीक और तार्किक तरीके से समझने पर था, और इन लोगों का मानना था कि इतिहास को समझने से मानव अपने आज को भी बेहतर समझ सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। विज्ञान और दर्शन। अरबों का योगदान। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों ने भी बहुत मूल्यवान योगदान दिया, जो यूरोप में नए वैज्ञानिक सिद्धांत और विचार लाए। मुस्लिम विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया और इन ग्रंथों को आगे खोजा। अरबों के नए विचार और खोज जैसे बीज गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में यूरोप में फिर से शुरू किए गए, और इसका प्रभाव पुनर्जनन और वैज्ञानिक क्रांति में भी दिखा। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में अरबी विचारकों का काम पुनर्जनन और वैज्ञानिक क्रांति के लिए मूल्यवान रहा। अरबी विचारकों के योगदान जैसे गणित में बीज गणित, खगोल विज्ञान में खगोलीय गति और चिकित्सा में रोगों का उपचार और रोकथाम यूरोप में फिर से शुरू हुआ, जो यूरोप के वैज्ञानिकों और विद्वानों ने आगे खोजा और उन्नत किया। ये विचार आगे चलकर पुनर्जनन और बाद में वैज्ञानिक क्रांति का मजबूत आधार बन गए। कलाकार और यथार्थवाद। पुनर्जनन काल के कलाकारों ने यथार्थवाद और मानव शरीर को सटीक रूप से चित्रित करना शुरू किया। पुनर्जनन का एक प्रमुख लक्षण यथार्थवाद था, जो कला में दिखा। यथार्थवाद का अर्थ है चीज़ों को वैसे चित्रित करना जैसा वे वास्तव में हैं, यानी मानव शरीर और प्राकृतिक विश्व को यथार्थ और प्राकृतिक रूप में दिखाना। इस काल के प्रसिद्ध कलाकार जैसे लियोनार्डो
दा विंची और माइकलएंजेलो ने मानव शरीर रचना पर शोध किया और कला में पूरी तरह प्राकृतिक और यथार्थवादी तत्व शामिल किए। कलाकार मानव शरीर का अध्ययन करके अपनी कलाकृतियों में वास्तविकता से चित्रण करने लगे। लियोनार्डो दा विंची ने मानव शरीर की मांसपेशियों और संरचना का गहराई से अध्ययन किया और अपनी कलाकृतियों में उन्हें वैसे ही चित्रित किया जैसे वे वास्तव में दिखते हैं। यह यथार्थवाद और सटीकता आधुनिक कला का आधार बन गया और आज भी कला की दुनिया में यथार्थवाद महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तुकला में भी नए नए शैलियाँ उभरी जो शास्त्रीय तत्वों को पुनर्जनन करती थीं। पुनर्जनन काल में वास्तुकला में नई शैलियाँ आईं जो शास्त्रीय शैलियों जैसे समरूपता और अनुपात को फिर से शुरू करती थीं। पुनर्जनन के वास्तुकारों ने प्राचीन यूनानी और रोमन शैलियों को फिर से अपने डिज़ाइनों में शामिल किया और इमारतों में संतुलन और सामंजस्य बनाना शुरू किया। वास्तुकला में गुंबद, स्तंभ और मेहराब उपयोग किए गए जो यूनानी और रोमन वास्तुकला से प्रेरित थे। इन शास्त्रीय वास्तु तत्वों में गुंबद, मेहराब और स्तंभ उपयोग होने लगे जो सामंजस्य और समरूपता को दर्शाते थे। यह शास्त्रीय वास्तुकला का एक मुख्य लक्षण बन गया जो पुनर्जनन की इमारतों और संरचनाओं में भी सामान्य रूप से उपयोग होने लगा और आज भी बहुत प्रसिद्ध है। पहली मुद्रित पुस्तक। मुद्रण यंत्र का आविष्कार भी पुनर्जनन काल का एक प्रमुख मोड़ था। मुद्रण यंत्र एक ऐसी युक्ति थी जो योहानेस गुटेनबर्ग ने आविष्कार की थी और यह यूरोप में ज्ञान और विचार फैलाने का एक बड़ा स्रोत बन गया। मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पुस्तकें और पांडुलिपियाँ जो पहले हस्तलिखित थीं अब बड़े पैमाने पर मुद्रित होने लगीं, जिसके कारण उनका उत्पादन और उपलब्धता बहुत बढ़ गई। योहानेस गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहला मुद्रण यंत्र बनाया और यहाँ से पहली मुद्रित पुस्तक बनी बाइबल। गुटेनबर्ग का आविष्कार इतना प्रभावशाली था कि यूरोप में बाइबल सबसे पहले मुद्रित पुस्तक बनी। पहले के समय में केवल चर्च या धनी लोगों के पास पुस्तकें होती थीं क्योंकि वे हस्तलिखित होती थीं और उनकी कीमत अधिक होती थी। अब मुद्रित पुस्तकों से ज्ञान और शिक्षा अधिक लोगों तक पहुंच गई और पुनर्जनन के विचार और शिक्षाएं लोगों तक आसानी से फैल गईं। मुद्रण ने ज्ञान को सुलभ बनाया और विचारों को जल्दी फैलने में मदद की। मुद्रण यंत्र ने विचारों और ज्ञान को तेज़ी से यूरोप के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। इससे पुनर्जनन के बौद्धिक और सांस्कृतिक मूल्य जल्दी फैल गए और लोग नए विचारों और शिक्षाओं को समझने और अपनाने लगे। यह दौर एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसमें व्यक्तिवाद और विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। मानव का नया अवधारणा। पुनर्जनन विचारकों ने मानव को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पुनर्जनन के विचारक जो मानवतावादी आंदोलन से प्रेरित थे ने मानव और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू किया। यह पहली बार था जब लोग धर्म से परे मानव के सामर्थ्य और उपलब्धियों को सराहने लगे। पहले लोगों को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन अब मानव का अपना महत्व और सामर्थ्य पहचाना जा रहा था। पहले लोगों को मुख्य रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन अब मानवतावाद के प्रभाव के कारण मानव को केंद्र में रखा गया। मानवतावाद के प्रभाव से मानव की क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को धर्म के दायरे से परे देखना शुरू किया गया। मानव के अनुभव और क्षमताएं समाज में केंद्रीय स्थान ले रही थीं और धार्मिक नियंत्रण के बिना व्यक्तिगत जीवन और उपलब्धियों को सराहा जा रहा था। महिलाओं की आकांक्षाएं। इस समय में महिलाओं के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं पर भी कुछ चर्चाएं और बहस होने लगी। पुनर्जनन के दौरान कुछ महिलाओं ने साहित्य और कला में अपना योगदान देना शुरू किया और स्वयं को व्यक्त करने लगी। हालांकि समाज में पुरुष प्रभुत्व अभी भी था, लेकिन कुछ महिलाएं शिक्षा और कला में आगे बढ़ने लगीं और अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने लगीं। पुनर्जनन के दौरान कुछ महिलाएं साहित्य और कला में आगे आईं और अपनी प्रतिभा दिखाई।
महिला लेखिकाओं और कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की और समाज में महिलाओं की भूमिका पर चर्चाओं को उकसाया। लेकिन समाज में महिलाओं के समान अधिकार और स्थिति अभी भी सीमित थी और उनकी मुख्य भूमिका घरेलू जीवन में ही सीमित थी। महिलाओं की आकांक्षाएं और विचार अभी भी पूरी तरह समाज के नियमों और प्रतिबंधों से मुक्त नहीं हो पाए थे। ईसाई धर्म के भीतर बहस। पुनर्जनन के समय ईसाई धर्म में भी बहुत सारी बहस और संघर्ष शुरू हुए जो धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को चुनौती देते थे। पुनर्जनन के समय ईसाई धर्म के अंदर सुधार और विरोध का दौर भी देखा गया। इस दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चों के बीच धार्मिक विचारों में संघर्ष और बहस होने लगी, जो आगे चलकर सुधार आंदोलन का कारण बनी। ईसाई धर्म के अंदर के ये संघर्ष और बदलाव समाज और व्यक्तियों के धार्मिक जीवन को भी प्रभावित करने लगे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच धार्मिक बहस होती रही, जो बाद में सुधार आंदोलन को जन्म देती है। मार्टिन लूथर जैसे प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने चर्च की कुछ प्रथाओं और धार्मिक शिक्षाओं को खुलकर सवाल उठाया। उनका मानना था कि लोग स्वयं धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें, बिना किसी अधिकारवादी चर्च के प्रभुत्व के। मार्टिन लूथर ने चर्च की शिक्षाओं का विरोध शुरू किया और इन संघर्षों ने ईसाई धर्म में विभाजन पैदा किए। मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने चर्च के अधिकार को चुनौती दी और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे स्वयं धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और समझने की कोशिश करें। मार्टिन लूथर का काम ईसाई धर्म में एक बड़े बदलाव का कारण बना, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्व विश्लेषण और व्यक्तिगत विश्वास पर जोर दिया। मार्टिन लूथर और उनके अनुयायी, जो प्रोटेस्टेंट कहलाए, चाहते थे कि धार्मिक प्रथाओं में स्वतंत्रता और समझ हो और लोगों को चर्च के प्रभुत्व से आज़ादी मिले। यह सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना और इससे यूरोप में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में काफ़ी बड़े बदलाव आए। 16वीं और 17वीं सदी 16वीं और 17वीं सदी में पुनर्जनन के विचार और भी अधिक यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगे। 16वीं और 17वीं सदी का समय पुनर्जनन विचारों का पूरे यूरोप में व्यापक प्रसार का समय था। ये विचार केवल इटली तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक फैल गए। इस काल में वैज्ञानिक खोज और भौगोलिक अन्वेषण भी हुए, जो नए महाद्वीपों और व्यापारिक मार्गों की खोज में सहायक रहे। इन सदियों में वैज्ञानिक और भौगोलिक खोज होने लगी, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को दा गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्री मार्ग का अनुसरण करके 1492 में अमेरिका की खोज की और वास्को दा गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग से भारत के लिए पहला प्रत्यक्ष मार्ग खोजा। इन खोजों ने यूरोप के दृष्टिकोण और व्यापारिक अवसरों को विस्तृत किया और नए स्थानों और संस्कृतियों को खोजना शुरू किया गया। कोपरनिकस क्रांति इस समय का एक और महत्वपूर्ण विकास था। कोपरनिकस क्रांति, जो निकोलस कोपरनिकस के विचारों के इर्द गिर्द विकसित हुआ। इस समय में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो बताता था कि सूर्य विश्व का केंद्र है और पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके आसपास घूमते हैं। पहले पृथ्वी केंद्रित मॉडल लोकप्रिय था, जो कहता था कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है। कोपरनिकस क्रांति एक ऐसा आंदोलन था जिसने प्राचीन विश्वासों को चुनौती दी और विश्व की संरचना को नए तरीके से परिभाषित किया। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तावित किया, यानी सूर्य को विश्व का केंद्र माना और पृथ्वी को एक ग्रह जो उसके इर्द गिर्द घूमता है। सूर्य केंद्रित मॉडल ने पारंपरिक विश्वासों को वैज्ञानिक रूप से चुनौती दी और यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे खोजा और अपनी खोजों के साथ विज्ञान और खगोल विज्ञान में नए विकास लाए, जो बाद में वैज्ञानिक क्रांति का आधार बन गए। विश्व को पढ़ना, ये खोज और सिद्धांत विश्व को नए तरीके से समझना और व्याख्या करना संभव बनाते थे। कोपरनिकस क्रांति और गैलीलियो
केपलर जैसे वैज्ञानिकों के काम से विश्व और ग्रहीय गति को नए तरीके से समझना संभव हुआ। इन खोजों और सिद्धांतों ने मानव की समझ और विश्वासों में बहुत बड़े बदलाव लाए और आधुनिक विज्ञान के आधार को मजबूत बनाया। गैलीलियो और केपलर ने खगोल विज्ञान और ग्रहीय गति को और आगे समझाया और आधुनिक विज्ञान के आधार रखे। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उन्होंने ग्रहों और तारों का निकट से अवलोकन किया। केपलर ने ग्रहीय गति के नियम दिए जो बताते हैं कि ग्रह सूर्य के आसपास अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। ये खोज खगोल विज्ञान और भौतिकी में नए अवधारणाएं लाईं और आधुनिक विज्ञान की संरचना को मजबूत करने में बहुत सहायक रहीं। क्या यूरोप में 14वीं सदी में पुनर्जनन हुआ? अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच यूरोप में 14वीं सदी में पुनर्जनन हुआ था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुनर्जनन एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो 14वीं सदी में शुरू हुई और धीरे धीरे प्रगति की और बाद की सदियों में पूर्ण रूप में दिखाई दी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुनर्जनन एक सतत विकास था, यानी एक ऐसी प्रक्रिया थी जो समय के साथ यूरोप में सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में बदलाव लाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुनर्जनन एक क्रमिक प्रक्रिया थी और इसका प्रारंभ 14वीं सदी से माना जा सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी से ही पुनर्जनन शुरू हो गया था, लेकिन ये सांस्कृतिक बदलाव और नए विचार धीरे धीरे विकसित हुए और पूरी तरह परिपक्व होने में समय लगा। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह परिपक्व होने में समय लिया। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि पुनर्जनन एक अचानक बदलाव नहीं था, बल्कि धीरे धीरे समाज में प्रभाव और असर पैदा कर रहा था, जो आगे चलकर एक पूर्ण पुनर्जनन बना। सारांश: इस अध्याय का मुख्य पाठ यह है कि सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के समय को दर्शाता है। इस अध्याय में पुनर्जनन के विचारों और उनके यूरोप और आधुनिक विश्व पर प्रभाव का विस्तृत चर्चा है। यह एक पुनर्जन्म का समय था जिसमें कला, विज्ञान और दर्शन में नए अवधारणाएं और सिद्धांत आए और नए बौद्धिक और सांस्कृतिक विचार समाज में फैल गए। यह पुनर्जनन का समय था जिसमें रचनात्मकता और ज्ञान का विस्फोट हुआ और नए विचारों को बढ़ावा दिया गया। यह दौर एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति बन गया जो मानव क्षमताओं और उपलब्धियों को उत्सव की तरह मनाता था और इसने पूरे यूरोप में नए विचारों और सोच को समाज में गहराई से स्थापित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अगर ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल लीगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करें। हर नए वीडियो के लिए घंटी आइकन भी दबाएं ताकि आप कुछ भी ना छोड़ें। अगले पाठ में मिलते हैं।